नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन विद आकाश चैनल पर। मैं आकाश कुमार। आज का विषय है सामान्य अध्ययन प्रैक्टिस। इस श्रृंखला में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति लाभदायक होंगे। आज का पहला प्रश्न पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 16 सितंबर, ऑप्शन बी 14 सितंबर, ऑप्शन सी 22 मार्च, ऑप्शन डी 22 अप्रैल। इसका सही जवाब होगा बी फॉर बॉम्बे। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। यह सवाल बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखना है, 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। यह सवाल भी पूछा जाता है परीक्षा में कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। यह सवाल भी बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि जल दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। यह सवाल भी बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अब इसे कैसे याद करेंगे, यहाँ पे बहुत ही कंफ्यूज होता है कि 22 मार्च को क्या है और 22 अप्रैल को क्या है। तो इसे एक छोटी सी ट्रिक से याद करेंगे जिससे आपको हमेशा याद रहे, कोई कंफ्यूज ना हो। तो ये ट्रिक है हमारी, छोटी सी ट्रिक है हमारी, जल पी। बस इन दो शब्दों को याद रखना है, इससे आपको बड़ी ही आसानी से याद हो जाएगा। जल पहले आता है, इसका मतलब है कि मार्च के महीने में पहले 22 मार्च को जल दिवस आता है, और फिर पी से हो जाएगा हमारा पृथ्वी दिवस, जो कि अप्रैल में आता है, जो 22 अप्रैल को है। ये दो शब्द याद कर लिए तो कभी कंफ्यूज नहीं होगा इस सवाल में। हमेशा याद रखोगे कि पहले जल दिवस आता है, उसके बाद पृथ्वी दिवस आता है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ। क्वेश्चन 2 है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, यह भी सवाल परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है। ऑप्शन ए 5 सितंबर, ऑप्शन बी 21 जून, ऑप्शन सी 5 जून, ऑप्शन डी 4 फरवरी। इसका सही जवाब होगा विश्व पर्यावरण दिवस ऑप्शन सी फॉर चेन्नई। 5 जून को मनाया जाता है पर्यावरण दिवस। 5 सितंबर को आप सभी को पता ही होगा क्या मनाया जाता है, जो कि अभी आने ही वाला है। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है, जो कि डॉक्टर राधाकृष्ण सर्वपल्ली की याद में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 21 जून को आपको पता ही होगा क्या मनाया जाता है। 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। योग दिवस, यह सवाल पूछे जाते हैं बार बार परीक्षा में कि योग दिवस कब मनाया जाता है, तो योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। 4 फरवरी को यह सवाल भी पूछा जाता है बहुत बार परीक्षा में कि 4 फरवरी को क्या मनाया जाता है, तो 4 फरवरी को कैंसर दिवस मनाया जाता है। कैंसर दिवस मनाया जाता है, यह सवाल भी पूछ लेता है कभी कभार, कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, तो 4 फरवरी को कैंसर दिवस मनाया जाता है। आइए समझते हैं क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 3 निम्नलिखित में से राष्ट्रपति के पद का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 60, ऑप्शन बी अनुच्छेद 61, ऑप्शन सी अनुच्छेद 52, ऑप्शन डी अनुच्छेद 54। राष्ट्रपति के पद का उल्लेख पूछा गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी फॉर चेन्नई। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख किया गया है।
और राष्ट्रपति को शपथ उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति को। यह सवाल पूछा जाता है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति को शपथ उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। और राष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान अनुच्छेद 60 में किया गया है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग लाने का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 61 में। और यह महाभियोग लाने का प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। सवाल यहां से अक्सर पूछा जाता है कि महाभियोग लाने का प्रावधान कहां से लिया गया है, तो महाभियोग लाने का प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन का उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 54 में सवाल यह भी पूछा जाता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन का उल्लेख किस आर्टिकल में मिलता है, तो आर्टिकल 54 में निर्वाचन का उल्लेख मिलता है। और राष्ट्रपति के निर्वाचन में 3 मंडल भाग लेते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में। संसद के दोनों सदस्य और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और संसद के दोनों निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। आइए समझते हैं क्वेश्चन 4। निम्नलिखित में से आगरा शहर बसाया था। ऑप्शन ए इब्राहिम लोदी, ऑप्शन बी बहलोल लोदी, ऑप्शन सी बाबर, ऑप्शन डी सिकंदर लोदी। इसका सही जवाब हो जाएगा डी फॉर दिल्ली, सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने आगरा शहर को बसाया था सन 1504 ईस्वी में। सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना किया था, जबकि इसने 1506 ईस्वी में आगरा को अपनी राजधानी बना लिया था। इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक है जिसकी युद्ध स्थल पर मृत्यु हो गई थी। बाबर ने इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध में पराजित कर युद्ध स्थल पर ही इसकी मृत्यु हो गई थी। और बाबर ने मुगल वंश की 1526 ईस्वी में नींव रख दिया था। आइए समझते हैं क्वेश्चन 5। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी जहांगीर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी फॉर चेन्नई, अकबर। अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया था। और फतेहपुर सीकरी में कई इमारत हैं, जैसे फतेहपुर सीकरी में स्थित है बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा अकबर ने अपनी गुजरात विजय की स्मृति में इसे बनवाया था, जो 176 फीट ऊंचा है। बुलंद दरवाजा सवाल पूछ लिया जाता है कभी कभार कि बुलंद दरवाजा कहां पर स्थित है, तो बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में स्थित है। और सवाल ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि बुलंद दरवाजे की ऊंचाई कितनी है, तो बुलंद दरवाजे की ऊंचाई 176 फीट है। और सवाल यह भी पूछ लिया जाता है कि बुलंद दरवाजे का निर्माण किसकी याद में कराया गया था, तो बुलंद दरवाजे का निर्माण गुजरात विजय की याद में अकबर ने करवाया था। गुजरात विजय होने की स्मृति में अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। और इसके अलावा भी फतेहपुर सीकरी में मरियम मक्कानी की कोठी है। मरियम मक्कानी की कोठी है। और जामा मस्जिद है। जामा मस्जिद भी फतेहपुर सीकरी में है। अनूप तालाब है। अनूप तालाब भी फतेहपुर सीकरी में स्थित है। पंचमहल है।
सवाल पूछ लिया जाता है अक्सर करके पंचमहल कहाँ पर स्थित है, मरियम मक्कानी कोठी कहाँ पर स्थित है, अनूप तालाब कहाँ पर स्थित है। तो ये सभी चीजें फतेहपुर सीकरी में स्थित हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी फॉर चेन्नई अकबर। आइए समझते हैं क्वेश्चन 6। एक सींग वाला गैंडा किस राज्य का राजकीय पशु है? किस राज्य का राजकीय पशु है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी बिहार। इसका सही जवाब होगा सी फॉर चेन्नई असम। गैंडा असम राज्य का राजकीय पशु है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा। यहां से सवाल पूछा ही जाता है कि गैंडा किस राज्य का राजकीय पशु है। कभी कभार पूछ लिया जाता है कि बारहसिंगा किस राज्य का राजकीय पशु है। तो बारहसिंगा उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है, जबकि राजस्थान का राजकीय पशु है चिंकारा। चिंकारा राजस्थान का राजकीय पशु है और बिहार का राजकीय पशु है गौर। यह सवाल भी पूछ लिया जाता है बीपीएससी की वैसे भी परीक्षा आने वाली है, तो सवाल पूछ लिया जाता है गौर किस राज्य का राजकीय पशु है। ये सभी स्टेट में राजकीय पशु अक्सर पूछ लिए जाते हैं, स्टेट वाइज परीक्षा होती है वहां पर। आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन 7। अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित? अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए अजमेर, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी लाहौर। इसका सही जवाब हो जाएगा अढ़ाई दिन का झोपड़ा स्थित है ए फॉर आकाश अजमेर में। और इस अढ़ाई दिन के झोपड़े का निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अढ़ाई दिन के झोपड़े का निर्माण कराया था और यह अजमेर में स्थित है। इसके अलावा कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का भी निर्माण करवाया था ऐबक ने। यह सवाल भी कभी कभार पूछ लिया जाता है कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने कराया था और यह कहां पर स्थित है? तो कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में स्थित है और ये ऐबक ने ही बनवाया था। इसने ही कुतुब मीनार की नींव भी रखी थी। ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव को रखा था। कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को पूरा करवाया था, नींव रखी थी ऐबक ने। आइए समझते हैं क्वेश्चन 8। संविधान कब बनकर तैयार हुआ था? ऑप्शन ए 24 जनवरी 1950 ईस्वी में, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950 ईस्वी में, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949 ईस्वी में, ऑप्शन डी 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में। इसका सही जवाब हो जाएगा सी फॉर चेन्नई। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान बनकर अंगीकृत हुआ था, तैयार हुआ था। संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे थे। संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे थे, जबकि संविधान को तैयार करने में लगभग 64 लाख रुपया खर्च हो गया था। लगभग 64 लाख रुपया खर्च हो गया था। और संविधान को अपने हाथों से श्री प्रेम बिहारी रायजादा ने अपने हाथों से लिखा था। 24 जनवरी 1950 को संविधान की अंतिम बैठक हुई थी और 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत हो गया था
और 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान की पहली बैठक हुई थी, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद को बनाया गया था। सवाल पूछा जाता है कि संविधान सभा में अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था, तो अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। जबकि 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी, जिसमें स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। इसका सही जवाब हो जाएगा। और 26 जनवरी 1950 ईस्वी में संविधान को लागू कर दिया था। और इसका सही जवाब हो जाएगा सी फॉर चेन्नई, 26 नवंबर 1949। आइए समझते हैं क्वेश्चन 2। प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे जाना जाता है? प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी फॉर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति के ये अध्यक्ष थे। इस प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था, जिसमें संविधान में जो भी प्रावधान बनाए गए थे उनके बारे में चर्चा करनी थी। तो इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जबकि इसके बाकी के अन्य सदस्य थे 6। तो कुल मिलाकर के इसमें सदस्य थे 6 + 1 = 7। इसमें कुल सदस्य थे 7। बाकी के 6 सदस्य और कौन थे, उन्हें हम एक ट्रिक के माध्यम से समझते हैं। ट्रिक है हमारी भीम गोपाल कृष्ण कन्हैया माधव को लेकर मोहम्मद साहब के खेत पर गए। तो इसमें ये सभी 7 सदस्यों के नाम है। परीक्षा में सवाल पूछ लिया जाता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे और सदस्य कौन थे, मिलान में दे देता है। तो इस ट्रिक के माध्यम से हम सभी सदस्य जो 7 थे कुल मिलाकर के उनके नाम समझेंगे। भीम से हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे ये। गोपाल से हो जाएगा एन गोपाल स्वामी आयंगर। और कृष्ण से हो जाएगा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। कन्हैया से हो जाएगा कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी, जिन्हें शॉर्ट में KM मुंशी भी कहते हैं। और माधव से हो जाएगा N माधव राव। मोहम्मद साहब से हो जाएगा मोहम्मद सादुल्ला। और खेत से हो जाएगा DP खेतान। ये प्रमुख 7 सदस्य थे प्रारूप समिति में। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। यह सवाल भी परीक्षा में पूछा जाता है कि प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था। तो प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव लाए थे। ये 13 दिसंबर 1946 को यह संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव लाए थे। सवाल पूछा जाता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव कब लाए थे, तो 13 दिसंबर 1946 को यह उद्देश्य प्रस्ताव लाए थे संविधान सभा में। सवाल ऐसे भी पूछा जाता है कि उद्देश्य प्रस्ताव कौन लेकर आया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू लेके आए थे। और इसे संविधान सभा के द्वारा स्वीकार किया गया था उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को इसे उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था संविधान सभा के द्वारा। सवाल यह भी पूछा जाता है कि उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकार किया गया था,
तो याद रखना है संविधान सभा वो उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था और यह उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया गया था। संविधान सभा की मांग महात्मा गांधी जी ने भी किया था 1922 ईस्वी में। इन्होंने 1922 ईस्वी में संविधान सभा की मांग किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल इन्हें भारत का लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है और इसके प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डी फॉर दिल्ली डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आइए समझते हैं क्वेश्चन 5। संविधान के निर्माण की जननी किसे कहा जाता है? संविधान के निर्माण की जननी किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा सी फॉर चेन्नई, ब्रिटेन। ब्रिटेन को ही विश्व के संविधान की जननी कहा जाता है। भारत का विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान है और अमेरिका का सबसे पहला लिखित संविधान है जो कि सबसे कठोर और सबसे छोटा संविधान माना जाता है। आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन 6। संविधान सभा की मांग सर्वप्रथम किसने किया था? यह सवाल अक्सर बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि संविधान सभा की मांग सर्वप्रथम किसने किया था। ऑप्शन ए एम.एन. रॉय, ऑप्शन बी बीजी तिलक, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका सही जवाब हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे, बीजी तिलक। बीजी तिलक ने 1895 ईस्वी में सर्वप्रथम स्वराज विधेयक के माध्यम से संविधान सभा की मांग किया था, जबकि महात्मा गांधी ने सन 1922 ईस्वी में संविधान सभा की मांग किया था और एम.एन. रॉय ने सुझाव दिया था कि भारत का एक अपना अलग संविधान होना चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू 13 दिसंबर 1946 को यह संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव लेकर आए थे। उद्देश्य प्रस्ताव लेकर आए थे जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई थी। आइए समझते हैं क्वेश्चन 11। तारीख-ए-यामिनी पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन ए कुतुबी, ऑप्शन बी फिरदौसी, ऑप्शन सी अलबरूनी, ऑप्शन डी बर्नी। इसका सही जवाब हो जाएगा ए फॉर आकाश, कुतुबी। कुतुबी ने तारीख-ए-यामिनी पुस्तक लिखी थी और यह महमूद गजनवी के राजकीय इतिहासकार थे। फिरदौसी महमूद गजनवी के दरबारी इतिहासकार थे। इन्होंने पुस्तक लिखी थी शाहनामा। यह सवाल पूछा जाता है कभी कभार कि शाहनामा पुस्तक किसने लिखी थी, मिलान में दे देता है ऐसा सवाल। तो शाहनामा पुस्तक लिखी थी फिरदौसी ने, जो कि फिरदौसी को फारसी का होमर भी कहा जाता है। इस तरह से भी सवाल पूछ लिया जाता है कि फारसी का होमर किसे कहा जाता है, तो फिरदौसी को फारसी का होमर कहा जाता है। यह महमूद गजनवी से नाराज हो गए थे, इस कारण यह गजनी को छोड़कर चले गए थे। अलबरूनी की पुस्तक है तहकीक-ए-हिंद। तहकीक-ए-हिंद इस पुस्तक को किताबुल हिंद के नाम से भी जाना जाता है। तहकीक-ए-हिंद पुस्तक यह मूल रूप से अरबी भाषा में है, जिसका अंग्रेजी में अनुवाद ई सचाऊ नामक व्यक्ति ने अंग्रेजी भाषा में इसका अनुवाद कर दिया था। अलबरूनी भारत में 11वीं शताब्दी में आया था। 11वीं शताब्दी में यह भारत आया था और अलबरूनी पहला मुस्लिम विद्वान है जिसने भारत में रुककर संस्कृत, वेद
और भगवत गीता का अध्ययन किया था। भगवत गीता का अध्ययन किया था, ऐसा अल-बरूनी पहला मुस्लिम विद्वान है। बरनी बरनी की पुस्तक है तारीख ए फिरोज शाही। बरनी की पुस्तक है तारीख ए फिरोज शाही। इस पुस्तक भी दे दी जाती है मिलान में, जिसमें पूछा जाता है कि मिलान कीजिए। तो बरनी की पुस्तक है तारीख ए फिरोज शाही। बरनी ने अपने जीवन काल में 9 सुल्तानों का कार्यकाल देखा था। बरनी ने 9 सुल्तानों का कार्यकाल देखा था। बरनी एकमात्र ऐसा विद्वान है जिसका अंतिम समय में इसका सामाजिक बहिष्कार हो गया था। बरनी का इसके अंतिम संस्कार के लिए सिर्फ एक केवल मोटी चटाई दी गई थी। आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन 12। अलाउद्दीन खिलजी ने किस जगह का नाम बदलकर अपने बेटे खिज्र खां के नाम पर खिजराबाद रख दिया था? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी रणथंभौर, ऑप्शन सी चित्तौड़, ऑप्शन डी देवगिरी। इसका सही जवाब होगा सी फॉर चेन्नई, चित्तौड़। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ विजय के बाद अपने बेटे खिज्र खां के नाम पर खिजराबाद नाम रख दिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ विजय, मूल कारण था उसका चित्तौड़ विजय करने का, चित्तौड़ पर अभियान करने का था रानी पद्मावती की सुंदरता। रानी पद्मावती की सुंदरता, इस कारण से अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर विजय अभियान किया था। लेकिन रानी पद्मावती ने अन्य सखियों के साथ मिलकर जौहर कर लिया था और चित्तौड़ के राजा रतन सिंह की हत्या हो गई थी। आइए समझते हैं क्वेश्चन 13। निम्नलिखित में से अलाउद्दीन खिलजी ने उपाधि धारण नहीं किया था। ध्यान देना, यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सी उपाधि धारण नहीं किया था। ऑप्शन ए सिकंदर सानी द्वितीय, ऑप्शन बी जनता का चरवाहा, ऑप्शन सी युग का विजेता, ऑप्शन डी खलीफतुल्ला। इसका सही जवाब हो जाएगा डी फॉर दिल्ली, खलीफतुल्ला। यह उपाधि अलाउद्दीन खिलजी ने धारण नहीं किया था। यह उपाधि इसके पुत्र मुबारक खिलजी ने धारण किया था। यह अपने आप को स्वयं खलीफा कहता है कि मैं ही खलीफा हूं, ऐसा उल्लेख करता है और खलीफतुल्लाह की उपाधि धारण करता है। इसके बारे में कहा जाता है कि यह द्विलिंगी था। दरबार में कभी कभार निर्वस्त्र भी यह आ जाता था। सिकंदर सानी द्वितीय, यह अलाउद्दीन खिलजी की उपाधि है। यह विश्व विजेता बनना चाहता था, इसी कारण से इसने सिकंदर सानी द्वितीय की उपाधि को धारण किया था। जबकि जनता का चरवाहा भी अलाउद्दीन खिलजी की उपाधि है और युग का विजेता भी अलाउद्दीन खिलजी की उपाधि है। ऐसा उल्लेख अमीर खुसरो अपनी पुस्तक खजान उल फुतूह में उल्लेख करते हैं कि जनता का चरवाहा और युग का विजेता अमीर खुसरो की उपाधि है। सवाल यहां से पूछा जाता है कि अमीर खुसरो की पुस्तक कौन सी है, तो ध्यान रखना है कि अमीर खुसरो ने खजान उल फुतूह की पुस्तक लिखा है। यह अमीर खुसरो की पुस्तक है। आइए समझते हैं क्वेश्चन 14। निम्नलिखित में से सेना में दाग और हुलिया की शुरुआत किया था। ऑप्शन ए JFK। JFK का अर्थ होता है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ऑप्शन बी AUK। AUK का अर्थ होता है अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन सी बलबन, ऑप्शन डी इल्तुतमिश।
इसका सही जवाब हो जाएगा, सेना में दाग और हुलिया की शुरुआत किया था बी फॉर बॉम्बे अलाउद्दीन खिलजी AUK। जबकि बलबन ने सेना के लिए दीवाने अर्ज की स्थापना किया था। दीवाने अर्ज को सैन्य विभाग कहा जाता है, सैन्य विभाग कहा जाता है। बलबन ने सैन्य विभाग का प्रमुख इमादुल मुल्क को बनाया था, इमादुल मुल्क को बनाया था। जबकि इमादुल मुल्क को बलबन ने रावत-ए-अर्ज की उपाधि दिया था, रावत-ए-अर्ज की उपाधि दिया था, उपाधि दिया था। यहाँ से सवाल अक्सर कर पूछ लिया जाता है कि रावत-ए-अर्ज किसकी उपाधि है, तो रावत-ए-अर्ज उपाधि है इमादुल मुल्क की, जिसे बलबन ने दिया था। सवाल ऐसे भी पूछा जाता है कि दीवाने अर्ज का गठन किसने किया था, तो दीवाने अर्ज का गठन किया था बलबन ने, जिसे सैन्य विभाग कहा जाता है। इल्तुतमिश ने केंद्र में सेना का गठन किया था, जिसे केंद्र में सेना का गठन किया था, जिसे हस्म-ए-कल्ब के नाम से जाना जाता है। और प्रांत में हस्म-ए-अतरफ, इसने 2 सेना चलाई थी, प्रांत में हस्म-ए-अतरफ और हस्म-ए-कल्ब, केंद्र में सेना का गठन किया था। आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन 15। यह टेस्ट का अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन 15। 1000 दिनारी के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए नुसरत खां, ऑप्शन बी जफर खां, ऑप्शन सी उलू खां, ऑप्शन डी मलिक काफूर। इसका सही जवाब होगा डी फॉर दिल्ली, मलिक काफूर। मलिक काफूर को 1000 दिनारी के नाम से जाना जाता है। गुजरात अभियान के समय नुसरत खां ने मलिक काफूर को 1000 दीनार में खरीदा था, 1000 दीनार में खरीदा था। इसी कारण इस मलिक काफूर का नाम 1000 दीनारी पड़ गया था। जबकि नुसरत खां और उलूग खां और जफर खां, यह सब अलाउद्दीन खिलजी के प्रमुख सिपह सलार थे। हमने आपको एक ट्रिक के माध्यम से याद कराया था कि अलाउद्दीन खिलजी के कितने सिपह सलार थे, तो हमने ट्रिक बताई थी आपको, अनुज ANUJ, ये 4 प्रमुख सिपह सलार थे। ए से हो जाएगा अल्फ खां, और एन से हो जाएगा नुसरत खां, यू से हो जाएगा उलूग खां, और जे से हो जाएगा जफर खां। यह 4 अलाउद्दीन खिलजी के प्रमुख सिपह सलार थे, जिसमें नुसरत खां की और जफर खां की मृत्यु हो जाती है युद्ध के समय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन विद आकाश चैनल पर। मैं आकाश कुमार। आज का मोटिवेशन थॉट है, अभी तो चलना शुरू किया है, अभी तो दौड़ना बाकी है। मेरी मंजिल यहाँ कहाँ, अभी तो सारा आसमां बाकी है। आज समझते हैं क्वेश्चन 51। जलालुद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक करवाया था। ऑप्शन ए किलो खरी के महल में, ऑप्शन बी झायन के किले में, ऑप्शन सी कड़ा और मानिकपुर में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए और आकाश, किलो खरी के महल में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपना राज्याभिषेक करवाया था। और यह किलो खरी का महल अपूर्ण था, अपूर्ण मतलब पूरी तरीके से बना नहीं था। और ये किसने बनवाया था? इसे बनवाया था कैकूबाद ने बनवाया था किलो खरी के महल को। झायन के किले को इसने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने जीत लिया था। आइए समझते हैं क्वेश्चन 52। निम्नलिखित में से
JFK ने उपाधि धारण किया था। JFK का अर्थ है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ऑप्शन ए सिकंदर सानी, ऑप्शन बी इब्न ए सहीब, ऑप्शन सी जनता का चरवाहा, ऑप्शन डी युग का विजेता। इसका सही जवाब है बी फॉर बॉम्बे, इब्न ए सहीब। JFK ने उपाधि धारण किया था। इसका अर्थ होता है तलवार का बेटा। तलवार का बेटा, इसका अर्थ होता है तलवार का बेटा। यह उपाधि JFK ने धारण किया था। बाकी सिकंदर सानी की उपाधि और जनता का चरवाहा और युग का विजेता, यह सभी उपाधि अलाउद्दीन खिलजी ने धारण किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने धारण किया था। आइए समझते हैं क्वेश्चन 53। रणथंभौर के किले की मजबूती को देखकर किसने कहा था कि मुसलमान भाइयों के एक बाल के लिए ऐसे 10 किले छोड़ दूं? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी मुबारक खिलजी, ऑप्शन सी जलालुद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी गयासुद्दीन बलबन। इसका सही जवाब होगा सी फॉर चेन्नई, जलालुद्दीन खिलजी ने कहा था कि मैं मुसलमान भाइयों के लिए एक बाल के लिए ऐसे 10 किले छोड़ दूं। रणथंभौर के किले की मजबूती को देखकर ऐसा जलालुद्दीन खिलजी कहता है। गयासुद्दीन बलबन तो अपने आप को कहता है मैं अफरा सियाब का वंशज हूं, ऐसा वर्णिक उल्लेख करता है। जबकि मुबारक खिलजी ने कहा है कि मैं स्वयं खलीफा हूं। यह खलीफा की मान्यता को अस्वीकार कर देता है और कहता है मैं ही खलीफा हूं। आइए समझते हैं क्वेश्चन 54। किसने उल्लेख किया है कि JFK की गर्दन से रक्त बहना बंद भी नहीं हुआ था तब तक अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठ गया था? ऑप्शन ए अमीर खुसरो, ऑप्शन बी जियाउद्दीन बर्नी, ऑप्शन सी मिन्हाजुद्दीन सिराज, ऑप्शन डी अल बरूनी। इसका सही जवाब हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे, जियाउद्दीन बर्नी ऐसा उल्लेख करता है कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की गर्दन से रक्त बहना बंद भी नहीं हुआ था तब तक अलाउद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक करा लिया था। मिन्हाजुद्दीन सिराज की पुस्तक है तबकाते नासरी। यह मूल रूप से फारसी भाषा में लिखी गई है। फारसी भाषा में लिखी गई है। इस पुस्तक में 23 अध्याय हैं। इस पुस्तक में 23 अध्याय में यह पुस्तक लिखी गई है। यहाँ से सवाल बनता है कि तबकाते नासरी किसकी पुस्तक है? तो यह मिन्हाजुद्दीन सिराज की पुस्तक है और इसमें यह फारसी भाषा में लिखी गई है। कभी कभी इस पुस्तक का फारसी भी पूछ लिया जाता है, कौन सी भाषा में लिखी है और कितने अध्याय में लिखी है यह भी पूछ लिया जाता है। तो यह 23 अध्याय में लिखी गई। जबकि इस पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद, यह सवाल भी पूछ लिया जाता है कि तबकाते नासरी का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो इस पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद रेवर्टी ने किया था। रेवर्टी ने किया था। यह सवाल पूछ लिया जाता है कि तबकाते नासरी का अनुवाद अंग्रेजी में किसने किया था? तो ध्यान रखना है कि रेवर्टी ने किया था। अमीर खुसरो की बहुत सारी पुस्तकें जैसे खजान उल कुतुब, यह अमीर खुसरो की पुस्तक है जिसमें अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण विजय का उल्लेख किया गया है। और अमीर खुसरो की पुस्तक किरान उस सादेन जिसमें बाप बेटे का मिलन का वर्णन किया गया है। बाप बलबन और बेटा बुगरा खां, इनकी मिलन का उल्लेख किया गया है। अलबरूनी की पुस्तक है किताब उल हिंद। यह पहला विद्वान है
जो भारत में रहकर संस्कृत वेद का इसने अध्ययन किया था। किताबुल हिंद को ही तहकीक ए हिंद भी कहते हैं, तहकीक ए हिंद भी कहते हैं। यहाँ से अक्सर सवाल बनता है पुस्तकों से कि इस पुस्तक का लेखक कौन है और यह किस भाषा में है, किस अध्याय में है। अल-बरूनी यह भी उल्लेख करता है कि भारतीयों को इस बात का गर्व है कि उनके जैसा देश नहीं है, उनके जैसी विज्ञान नहीं है, उनके जैसी कला नहीं है। आइए समझते हैं क्वेश्चन 55। निम्नलिखित में से अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम था। ऑप्शन ए निजाम खां, ऑप्शन बी बहाउद्दीन, ऑप्शन सी अली गुरसाब, ऑप्शन डी ये सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा सी फॉर चेन्नई, अली गुरसाब। यह अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम था। बहाउद्दीन बलबन का नाम था, बहाउद्दीन बलबन का मूल नाम था। निजाम खां सिकंदर लोदी का नाम था, निजाम खां सिकंदर लोदी का मूल नाम था। यहाँ से सवाल पूछा जाता है, शासकों के मूल नाम से सवाल बनता है। आइए समझते हैं क्वेश्चन 56। निम्नलिखित में से AUK का मतलब है अलाउद्दीन खिलजी ने उपाधि धारण नहीं किया था। ध्यान देना, यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए जनता का चरवा, ऑप्शन बी युग का विजेता, ऑप्शन सी खलीफतुल्लाह, ऑप्शन डी सिकंदर सानी द्वितीय। इसका सही जवाब होगा सी फॉर चेन्नई, खलीफतुल्लाह। यह अलाउद्दीन खिलजी ने उपाधि धारण नहीं किया था। यह उपाधि अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र मुबारक खिलजी ने धारण किया था। यह खलीफा की सत्ता को स्वीकार करने से मना कर देता है और कहता है मैं ही खलीफा हूं। जबकि जनता का चरवा और युग का विजेता अमीर खुसरो अपनी पुस्तक खजान उल फतूह में अलाउद्दीन खिलजी को जनता का चरवा अथवा युग का विजेता नामक उपाधि प्रदान करते हैं। जबकि अलाउद्दीन खिलजी स्वयं विश्व विजेता बनना चाहता था, इसलिए सिकंदर सानी द्वितीय की उपाधि धारण करता है। आइए समझते हैं क्वेश्चन 57। सेना में दाग और हुलिया की शुरुआत किसने किया था। ऑप्शन ए गियासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी इल्तुतमिश। इसका सही जवाब होगा सी फॉर चेन्नई, अलाउद्दीन खिलजी। इसी ने सेना में दाग और हुलिया की शुरुआत किया था और यह सेना को नगद वेतन देता है और इसने राज्य में सेना को स्थायी रखना शुरू कर दिया था। इसने सेना को स्थायी रखना शुरू कर दिया था और इसने राजस्व वसूलने के लिए दीवाने मुस्त खराज की स्थापना किया था। दीवाने मुस्त खराज की स्थापना किया था और इसने राज्य में बाजार व्यवस्था को लागू कर दिया था। जबकि गियासुद्दीन तुगलक गद्दी पर बैठता है गाजी मलिक के नाम से गियासुद्दीन तुगलक गद्दी पर बैठता है। बलबन ने दीवाने अर्ज विभाग की स्थापना किया था। यह एक सैन्य विभाग था। दीवाने अर्ज यह एक सैन्य विभाग था। इसका प्रमुख बलबन ने इमादुल मुल्क को बनाया था और इसे रावत ए अर्ज की उपाधि दिया था। यहाँ से सवाल पूछा जाता है, परीक्षा में बहुत बार सवाल पूछा जाता है कि इमादुल मुल्क को रावत ए अर्ज की उपाधि किसने दिया था। तो बलबन ने इमादुल मुल्क को रावत ए अर्ज की उपाधि दिया था। इसका सही जवाब हो जाएगा सी फॉर चेन्नई, अलाउद्दीन खिलजी।
आइए समझते हैं क्वेश्चन 58। निम्नलिखित में से 1000 दिनारी के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए सिकंदर लोदी, ऑप्शन बी मलिक काफूर, ऑप्शन सी नुसरत खां, ऑप्शन डी जफर खां। इसका सही जवाब होगा बी फॉर बॉम्बे। मलिक काफूर को 1000 दिनारी के नाम से जाना जाता है। इसे गुजरात अभियान के समय नुसरत खां ने 1000 दिनार में खरीदा था। 1000 दिनार में खरीदा था, इस कारण से इसे 1000 दिनारी भी कहा जाने लगा। जबकि नुसरत खां और जफर खां अलाउद्दीन खिलजी के प्रमुख सिपह सलार थे। इनकी दोनों की युद्ध के समय मृत्यु हो गई थी। आइए समझते हैं क्वेश्चन 59। अलाउद्दीन खिलजी ने राय रायन की उपाधि किसे दिया था? यह सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने राय रायन की उपाधि किसे दिया था। ऑप्शन ए कर्णदेव, ऑप्शन बी शंकर देव, ऑप्शन सी रामचंद्र देव, ऑप्शन डी प्रताप रुद्र देव। इसका सही जवाब होगा सी फॉर चेन्नई। रामचंद्र देव को अलाउद्दीन खिलजी ने राय रायन की उपाधि और नौसारी जिला की आय और 1 लाख स्वर्ण मुद्रा प्रदान किया था अलाउद्दीन खिलजी ने रामचंद्र देव को। यह रामचंद्र देव देवगिरी का शासक था। इसने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता को स्वीकार कर लिया था। तब अलाउद्दीन खिलजी ने इन्हें राय रायन की उपाधि, नौसारी जिला की आय और 1 लाख स्वर्ण मुद्रा दिया था। प्रताप रुद्रदेव यह तेलंगाना का शासक था। इसके बारे में काफी खां ने उल्लेख किया है कि गोलकुंडा से प्राप्त कोहिनूर हीरा अलाउद्दीन खिलजी को दिया था। आइए समझते हैं क्वेश्चन 60। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए और पुट की सहायता से सही विकल्प चुनिए। सूची फर्स्ट में स्थान दिए गए हैं और सूची सेकंड में शासकों के नाम दिए गए हैं। सूची फर्स्ट में ऑप्शन ए में स्थान दिया है रणथंभौर, ऑप्शन बी में स्थान दिया है गुजरात, ऑप्शन सी में स्थान दिया है चित्तौड़, ऑप्शन डी में देवगिरी। और शासक 1 में रतन सिंह, 2 में रामचंद्र देव, 3 में हमीर देव, 4 में कर्णदेव। इन्हें मिलान करना है कि किस स्थान का शासक कौन था। तो आइए समझते हैं। प्रश्न थोड़ा बड़ा है लेकिन थोड़ी समझदारी से करेंगे तो हल हो जाएगा। कोई ज्यादा कठिन सवाल नहीं है। हमने आपको याद कराया था अलाउद्दीन खिलजी की उत्तर भारत का विजय अभियान, जिसमें ट्रिक बताई थी गुरच लेने मां जालौर गई। इस तरीके से हमने आपको एक ट्रिक बताई थी। गो से बताया था गुजरात विजय, रा से रणथंभौर विजय, ची से चित्तौड़ विजय, और यहाँ के शासकों के बारे में बताया था। दक्षिण भारत के अभियान में हमने बताया था द तेल हो पांडे। यह भी हमने आपको ट्रिक बताई थी कि अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारत का अभियान था। तो इसमें सबसे पहले समझते हैं गुजरात विजय में शासक था, हमने आपको बताया था कर्णदेव, जो देवगिरी भाग गया था अपनी पुत्री देवल देवी को साथ लेकर। तो यहाँ पे देखो बी है और गुजरात का शासक था कर्णदेव। किससे मिल रहा है? 4 से। तो इसमें ये कूट दिया गया है, आपको देखना है कि बी का ऑप्शन 4 कहां पर है।
तो यहाँ पे देखते हैं, देखो बी का ऑप्शन 4 कहाँ पर है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, तो ये दोनों तो गलत हो गए। इसका मतलब है कि आंसर या तो इसमें से है या इसमें से है। आगे और भी देखते हैं। इसके बाद देखो रा बना है रणथंभौर, ए का आंसर हो जाएगा रणथंभौर। यहाँ का शासक कौन था, तो देखो हमने इसे याद कराया था आपको। यहाँ पे डबल माँ है, भा है, ऐसे ही यहाँ का शासक है हमीर देव, यहाँ पर भी डबल माँ बना है। छोटे छोटे क्लू पकड़ के हम इसे आसानी से कर लेंगे। यहाँ पे भी माँ आधा बना है, यहाँ पे भी माँ आधा बना है, तो रणथंभौर का शासक हो जाएगा हमीर देव। अब यहाँ पे हम देखेंगे ए का कौन सा मिल रहा है, 3। अब यहाँ पे देखते हैं, देखो ए का 3 यहाँ पर भी है और ए का 3 यहाँ पर भी है। तो आगे देखते हैं, यहां पर नहीं है, तो इसका मतलब है ये गलत हो जाएगा। ए का 3 यहां पर नहीं है, यहां पर है। तो अब आगे देखते हैं, गुरचे चित्तौड़। चित्तौड़ विजय के बारे में हमने आपको बताया था कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर अभियान किया था रानी पद्मावती की सुंदरता को लेकर, और चित्तौड़ का शासक था रतन सिंह। तो सी का आंसर देखो कहां मिल रहा है, 1। सी का हो जाएगा 1। देखो सी का कहां पे मिल रहा है, तो ये देखो सी का मिल रहा है यहाँ पे, ये हो रहा है सी का 1। तो आंसर इसका हो जाएगा ए फॉर आकाश। 3 मिलान करने से ही हमें मिल गया कि इसका आंसर ये सही है। ये 2 तो पहले ही गलत हो गए और 3 का देखने से ये भी गलत हो गया, तो हमें पहले ही पता चल गया कि इसका आंसर ए है। ए फॉर आकाश इज करेक्ट आंसर। और भी देख लेते हैं, देवगिरी का शासक था, हमने आपको बताया था कि हमारे देव कौन है, तो आपको पता था, हमने बताया था कि देव हैं हमारे रामचंद्र देव। यहाँ पर भी देव लिखा है और यहाँ पर भी देव लिखा है। इस तरीके से यह सवाल बड़ी ही आसानी से हल हो गया। आइए समझते हैं क्वेश्चन 61। निम्नलिखित में से अलाउद्दीन खिलजी की विजय को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और कूट की सहायता से सही विकल्प चुनिए। इसमें अलाउद्दीन खिलजी की विजय के बारे में पूछ रहा है और क्रमानुसार पूछ रहा है, ध्यान रखना है। ऑप्शन 1 है पांड्य और 2 में लिखा है तेलंगाना। ऑप्शन 3 में लिखा है देवगिरी और 4 में लिखा है होयसल। ये हमें पढ़ के पता चल रहा है कि ये अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण अभियान के बारे में पूछा गया है। हमें क्रम से लगाना है इनको। हमने एक दक्षिण अभियान के बारे में अलाउद्दीन खिलजी की ट्रिक बताई थी। ट्रिक थी हमारी दा तेल हो पांडे दा, दा तेल हो पांडे दा। मैंने जब आपको पढ़ाया था तो ये याद कराया था कि एक दुकानदार है और हम उसके ग्राहक। हम दुकानदार के पास जाते हैं और कहते हैं दा तेल हो पांडे दा, तो दा से हो जाएगा देवगिरी, देवगिरी, तेल से हो जाएगा तेलंगाना। मैंने इस तरीके से आपको ये सब याद कराया था। हो से हो जाएगा होयसल, यह अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण विजय है। और पांड्य से हो जाएगा पांड्य राज्य, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। और फिर देव से हो जाएगा, दा से हो जाएगा देवगिरी। 2 बार उसने देवगिरी पर अभियान किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। तो हम यहाँ से सबसे पहले देखेंगे दा, देवगिरी। देवगिरी देखो यहाँ पर 3 नंबर पे दिया है, कूट ये दिया है। ऑप्शन ए में 1 2 3 4 और बी में 2 3 4, सी में ये 4 3 2 1 और डी में 2 3 1 4। तो हमें ट्रिक के माध्यम से इसे सेट कर लेना है। ए में हो जाएगा, देखो ऑप्शन ए में देखो कहां पर देवगिरी, देवगिरी का 3 देखो कहां पर मिल रहा है। देखो यहाँ पे तो 3 नहीं मिल रहा है ए में और ना ही यहाँ पे 3 मिल रहा है, तो ये दोनों गलत। यहाँ पे भी 3 नहीं मिल रहा तो ये भी गलत। देखो कितना कठिन सवाल, कितना सरल हो गया। सीधा सा यहाँ पे 3 मिल रहा है तो इसका सही जवाब हो जाएगा सीधा बी फॉर बॉम्बे, 3 2 4 1। अब इसी की सहायता से हम मिला लेंगे। देवगिरी हो गया देखो 3 पे, फिर इसके बाद देखो यहाँ पे क्या तेल, तो तेलंगाना देखो बी का 2 दूसरा हो जाएगा, 2 यहाँ पे आ गया। फिर क्या हो से होयसल, इसका कितना है 4 हो रहा है।
3 2 4 1, देखो सीधा मिलता हुआ रहा, बचा लास्ट का पांड्य जो अंतिम है एक। इसका सही जवाब बी फॉर बॉम्बे, यही सही हो गया। अब यहाँ पे तेलंगाना का शासक था प्रताप रुद्रदेव। प्रताप रुद्रदेव तेलंगाना का शासक था। पूछ लिया जाता है कभी कभार कि तेलंगाना का शासक कौन था, ऐसे ही कूट के माध्यम से। और तेलंगाना की राजधानी थी वारंगल। कभी कभी परीक्षा में राजधानी भी मिलाने को पूछ लिया जाता है, तो तेलंगाना की राजधानी थी वारंगल। होयसल की राजधानी थी द्वार समुद्र। द्वार समुद्र, होयसल की राजधानी थी द्वार समुद्र। और पांड्य की राजधानी थी मदुरै। पांड्य की राजधानी थी मदुरै। कभी कभी परीक्षा में कूट के ही सवालों से राजधानी मिलाने को पूछ लिया जाता है। तेलंगाना के शासक प्रताप रुद्र के बारे में काफी खां उल्लेख करते हैं कि प्रताप रुद्रदेव ने गोलकुंडा से प्राप्त कोहिनूर हीरा अलाउद्दीन खिलजी को भेंट कर दिया था। अलाउद्दीन खिलजी को भेंट किया था। आइए समझते हैं क्वेश्चन 62। दिल्ली का प्रथम सुल्तान जिसने घड़ी कर तथा चरी कर लगाया था। ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक। इसका सही जवाब होगा बी फॉर बॉम्बे, अलाउद्दीन खिलजी ने घड़ीकर तथा चरीकर लगा दिया था। घड़ीकर मतलब हाउस टैक्स, इसने लगाया था। और जबकि चरीकर दूध देने वाले पशुओं पर इसने चरीकर लगा दिया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे, अलाउद्दीन खिलजी। आइए समझते हैं क्वेश्चन 63। सर्वप्रथम दिल्ली के किस सुल्तान ने बाजार व्यवस्था की शुरुआत किया था। यहां से सवाल बहुत बार बनता है बाजार व्यवस्था से। तो किसने शुरुआत किया था। ऑप्शन ए सिकंदर लोदी, ऑप्शन बी बहलोल लोदी, ऑप्शन सी गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। इसका सही जवाब हो जाएगा डी फॉर दिल्ली, अलाउद्दीन खिलजी ने सर्वप्रथम बाजार व्यवस्था की शुरुआत किया था। और बाजार व्यवस्था के बारे में दो विद्वान उल्लेख करते हैं। एक बर्नी उल्लेख करता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार व्यवस्था सैनिकों के लिए बनाया था। सैनिकों के लिए बनाया था। जबकि अमीर खुसरो उल्लेख करता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार व्यवस्था आम लोगों के लिए बनाया था। इसे कैसे याद करना है, देखो इस तरीके से याद करना है इसे। अमीर आम लोगों के लिए किसी चीज की शुरुआत करते हैं तो अमीर खुसरो आम लोगों के लिए कहेगा। जबकि बर्नी, आपने देखा होगा कि जो भी हमारे सैनिक हैं वह धूप में बारिश में ऐसे ही जलते बढ़ते रहते हैं। तो बर्नी ऐसे ही उल्लेख करता है कि जो जल रहा है बढ़ रहा है, सैनिकों के लिए बाजार व्यवस्था का उल्लेख करता है। यहाँ से सवाल परीक्षा में पूछा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था के बारे में बर्नी ने क्या उल्लेख किया है। किसके लिए लागू किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, सैनिकों के लिए कि आम लोगों के लिए। इस तरीके से सवाल यहाँ पे पूछा जाता है। तो याद रखना है कि बर्नी सैनिकों के लिए कहता है और अमीर खुसरो आम लोगों के लिए कहता है। आइए समझते हैं क्वेश्चन 64। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ध्यान देना है, यहाँ पे नहीं पूछा है। ऑप्शन ए दीवाने मुस्तखराज, इसकी स्थापना किसने किया था। शासक का नाम दिया इधर अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन बी खूत मुकद्दम चौधरी के अधिकारों में कटौती, इधर शासक का नाम है बलबन। ऑप्शन सी अलाई दरवाजे का निर्माण, इधर शासक का नाम है अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन डी मसाहत पद्धति की शुरुआत,
और शासक का नाम दिया है इसके सामने अलाउद्दीन खिलजी। इसमें हमें ऐसा विकल्प चुनना है जो सही सुमेलित नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे। खूत मुकद्दम चौधरी के अधिकारों में कटौती बलबन ने नहीं किया था, बल्कि अलाउद्दीन खिलजी AUK ने कर दिया था। खूत मुकद्दम चौधरी के अधिकारों में कटौती अलाउद्दीन खिलजी ने कर दिया था। बर्नी इसके बारे में उल्लेख करता है कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने खूत मुकद्दम चौधरी के अधिकारों में कटौती कर दिया था, तब हिंदू महिलाएं मुसलमानों के यहाँ पर चौखा बर्तन करने जाने लगी थी, ऐसा बर्नी उल्लेख करता है। दीवाने मुस्तखराज राजस्व वसूलने के लिए इस विभाग की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अलाई दरवाजे का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था और यह अलाई दरवाजा कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का मुख्य द्वार था, जिसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। और इस अलाई दरवाजे के निर्माण के बारे में मार्शल ने कहा है कि यह दुनिया का सबसे सुंदर नग बताया है। मार्शल ने अलाई दरवाजे को दुनिया का सबसे सुंदर नग बताया है, दुनिया का सबसे सुंदर नग बताया है मार्शल ने। यहां से सवाल पूछा जाता है कि अलाई दरवाजे के बारे में दुनिया का सबसे सुंदर नग किसने कहा है, तो ध्यान रखना मार्शल ने कहा है। कैसे याद करना है कि अलाई दरवाजे में कौन खड़ी होती है, मार्शल खड़ी होती है अलाई दरवाजे में। तो ध्यान रखना इसका उल्लेख मार्शल करते हैं कि यह दुनिया का सबसे सुंदर नग है। और मसाहत पद्धति की भी शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। मसाहत पद्धति भूमि मापने के लिए यह एक इकाई थी। भूमि मापने की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, जो एक भूमि मापक इकाई यंत्र था बिस्वा नामक यंत्र से अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि माप की शुरुआत करवाया था। यह सवाल पूछा जाता है बहुत बार परीक्षा में कि मसाहत पद्धति की शुरुआत किसने किया था, तो मसाहत पद्धति की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, जो बिस्वा नामक यंत्र से कराई जाती थी। आइए समझते हैं क्वेश्चन 65। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में लेखक का नाम दिया गया है और सूची 2 में पुस्तकें दी गई हैं। एक विकल्प में समझते हैं मिनाजुद्दीन सिराज, नंबर 2 पर है बर्नी, नंबर 3 पर है अल-बरूनी और नंबर 4 पर है अमीर खुसरो। हमने इनकी पुस्तकें आपको याद कराया है और यहाँ पर इनकी पुस्तकें दी गई हैं, इन्हें हमें सही मिलान करना है। ऑप्शन ए में पुस्तक दी गई है तहक़ीक़-ए-हिंद, ऑप्शन बी में पुस्तक दी गई है खजान उल फुतूह, ऑप्शन सी में पुस्तक दी गई है तबक़ात-ए नासरी और ऑप्शन डी में पुस्तक दी गई है तारीख़-ए-फ़िरोज़शाही। अब इन्हें हमें कूट के माध्यम से सही मिलाना है इन पुस्तकों को। तो देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं मिनाजुद्दीन सिराज की पुस्तक है तबक़ात-ए नासरी। ये मिल जाएगा, एक मिल जाएगा सी से। हमने यह पुस्तक आपको याद कराई थी सिराज नासिरी सिराज, इस तरीके से आपको बोलना है नासिरी सिराज। ये पुस्तक आसानी से याद हो जाएगी, नासिरी सिराज। अब देखते हैं कूट में कि कहाँ एक सी से मिल रहा है। देखो सी कहाँ एक है, तो ये देखो सी एक यहाँ पर भी है, यहाँ पर तो बी है, ये गलत हो जाएगा। सी एक यहाँ पर है और सी एक यहाँ पर है, यहाँ पर तो है तो ये गलत। इसका मतलब है कि आंसर या तो इसमें से है या इसमें से है।
दूसरी भी पुस्तक मिलाकर देख लेते हैं। बरनी, बरनी की पुस्तक है, इसमें से हमने आपको बताया था कि बरनी की पुस्तक है तारीख फिरोजशाही। दो मिल रहा है डी से, मिलान कर लीजिए। बरनी की पुस्तक है तारीख फिरोजशाही, दो मिल रहा है डी से। देखो कहां पर डी से दो मिल रहा है, तो ये देखो डी यहाँ पे दिया है, डी दो से मिल रहा है, और जबकि यहाँ पे तीन मिल रहा है, तो इसका मतलब ये भी गलत। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा डी फॉर दिल्ली। एक दो ही उस विकल्प से पूरा आंसर मिल जाता है मिलाने से। अब यहाँ पे देखो ए का तीन हो जाएगा साफ, अलबरूनी की पुस्तक ए का मिला दो तीन, तहकीक हिंद हो गई अलबरूनी की पुस्तक, और अमीर खुसरो का पुस्तक ये चार का हो जाएगा। बी खजान उल कुतुब चार का हो रहा है, बी खजान उल कुतुब यहाँ पे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी फॉर दिल्ली। अमीर खुसरो की पुस्तक खजान उल कुतुब, अलबरूनी की तहकीक हिंद। तहकीक हिंद को किताब उल हिंद भी कहते हैं, किताब उल हिंद भी कहते हैं। ऐसे कठिन सवाल छोटे छोटे विकल्पों से मिलाने से बड़ी ही आसानी से सरल हो जाते हैं। आइए समझते हैं क्वेश्चन 66। कौन उल्लेख करता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार व्यवस्था सैनिकों के लिए प्रारंभ किया था? यहाँ पर सैनिकों के लिए पूछा है। ऑप्शन ए अमीर खुसरो, ऑप्शन बी बरनी, ऑप्शन सी मिनहाज, ऑप्शन डी अलबरूनी। इस सवाल में पूछा गया है कि ऐसा कौन उल्लेख करता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार व्यवस्था सैनिकों के लिए चलाया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे, बर्नी ऐसा उल्लेख करता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों के लिए बाजार व्यवस्था की शुरुआत किया था, जबकि अमीर खुसरो ऐसा उल्लेख करता है कि यह बाजार व्यवस्था आम लोगों के लिए शुरू किया था। आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन 67। निम्नलिखित में से अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के प्रमुख कारण हैं। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन ए जलोधर, ऑप्शन बी डायरिया, ऑप्शन सी यकृत, ऑप्शन डी शराब, ऑप्शन ई सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये सभी, ई फॉर ये सभी इसका सही जवाब है। बर्नी ऐसा उल्लेख करता है कि अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु जलोधर और डायरिया नामक बीमारी से हो गई थी। ऐसा उल्लेख कौन करता है? बर्नी करता है। जबकि अमीर खुसरो ऐसा उल्लेख करता है कि अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु यकृत नामक बीमारी के होने से हो गई थी। शराब के बारे में उल्लेख करता इसामी, इसामी ऐसा उल्लेख करता है कि अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु शराब का सेवन करने से हो गई थी। इसका सही जवाब हो जाएगा ये सभी। आइए समझते हैं क्वेश्चन 68। निम्नलिखित में से अलाउद्दीन खिलजी ने सहना ए मंडी का प्रमुख किसे बनाया था? ये सवाल परीक्षा में पूछा जाता है, अधिकतर कूट के माध्यम से मिलान करने को पूछता है। तो सहना ए मंडी का प्रमुख अलाउद्दीन खिलजी ने किसे बनाया था? ऑप्शन ए मलिक याकूब, ऑप्शन बी मलिक कबूल, ऑप्शन सी इमादुल मुल्क, ऑप्शन डी जफर खां। आइए इसका सही जवाब है बी फॉर बॉम्बे, मलिक कबूल को अलाउद्दीन खिलजी ने सेना ए मंडी का प्रमुख बनाया था। इसका कार्य होता था कि बाजार व्यवस्था के अंतर्गत जो भी व्यापारी खरीदारी या माल बेचता है उसका रजिस्ट्रेशन करवाना इसका कार्य होता था। यह बाजार व्यवस्था के अंतर्गत दीवाने रियासत विभाग बना दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने, जिसका सबसे बड़ा अधिकारी होता था मलिक याकूब, और इसी बाजार व्यवस्था के अधीन एक विभाग था सहना ए मंडी, इसका प्रमुख था मलिक कबूल। इमादुल मुल्क
बलबन ने इसे रावत ए अर्ज की उपाधि दिया था और दीवाने अर्ज का प्रमुख बनाया था। दीवाने अर्ज का प्रमुख बनाया था। दीवाने अर्ज को सैन्य विभाग कहते हैं। जफर खां यह अलाउद्दीन खिलजी का सिपह सलार था जिसकी मंगोल आक्रमण के समय मृत्यु हो गई थी। आइए समझते हैं क्वेश्चन 69। दिल्ली के किस सुल्तान ने स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया था? कौन ऐसा सुल्तान था जो स्वयं को खलीफा कहता है? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी जलालुद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी मुबारक खिलजी, ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। इसका सही जवाब होगा मुबारक खिलजी। यह स्वयं को खलीफा की उपाधि धारण करता और कहता है मैं ही खलीफा हूं, जबकि इल्तुतमिश ने तो बगदाद के खलीफा से खिलत प्राप्त किया था। आइए समझते हैं क्वेश्चन 70। दिल्ली के किस सुल्तान ने सीरी का निर्माण कराया था? ऑप्शन ए गियासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी शेरशाह सूरी, ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। इसका सही जवाब हो जाएगा डी फॉर दिल्ली, अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी का निर्माण कराया था। मंगोल आक्रमण के भय से अलाउद्दीन खिलजी ने नई राजधानी सीरी का निर्माण कराया था और इसे अपनी राजधानी बना लिया था। सवाल यहाँ पूछा जाता है कि सीरी को राजधानी किसने बनाया था? तो सीरी को राजधानी अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। इसी के समय अलाउद्दीन खिलजी के ही समय सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए थे। गियासुद्दीन तुगलक ने अपनी राजधानी तुगलकाबाद को बनाया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने जहांपनाह नगर की स्थापना किया था। शेरशाह सूरी ने शेरगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। आइए समझते हैं क्वेश्चन 71। निम्नलिखित में से अलाउद्दीन खिलजी ने स्थापत्य में निर्माण कराया था। अलाउद्दीन खिलजी ने स्थापत्य में निर्माण कराया था। ऑप्शन ए अलाई दरवाजा, ऑप्शन बी हजार सतून महल, ऑप्शन सी हौजे खास, ऑप्शन डी सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा डी फॉर दिल्ली, ये सभी। अलाई दरवाजा यह कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का मुख्य द्वार था जो अलाउद्दीन खिलजी ने इसका निर्माण करवाया था और जिसके बारे में मार्शल ने कहा है कि यह दुनिया का सबसे सुंदर नग कहा है मार्शल ने अलाई दरवाजा के बारे में। हजार सतून महल यह सीरी में स्थित है जो 1000 खम्भा वाला महल है और यह सीरी में स्थित है। हौजे खास अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था जिससे सिंचाई का कार्य किया जाता था। इसका सही जवाब हो जाए डी फॉर दिल्ली, ये सभी। आइए समझते हैं क्वेश्चन 72। सल्तनत काल में सबसे कम वर्ष तक शासन किया था। मामलूक वंश, ऑप्शन बी सैयद वंश, ऑप्शन सी लोदी वंश, ऑप्शन डी खिलजी वंश। इसका सही जवाब हो जाएगा डी फॉर दिल्ली, खिलजी वंश ने सबसे कम वर्ष तक शासन किया था। हमने आपको एक ट्रिक के माध्यम से याद कराया था। ट्रिक थी हमारी गुलाब खिले तब सांस लो, गुलाब खिले तब सांस लो। गुलाब से हो जाएगा गुलाम वंश और गुलाम वंश को ही मामलूक वंश के नाम से भी जानते हैं। खिल से हो जाएगा खिलजी वंश, तब से हो जाएगा तुगलक वंश और सांस से हो जाएगा सैयद वंश और लो से हो जाएगा लोदी वंश जो सल्तनत काल का अंतिम वंश था, लोदी वंश। तो सबसे कम वर्ष तक शासन किया था खिलजी वंश ने और जो सबसे मध्य में है तब तुगलक वंश ने
दिल्ली सल्तनत पर सर्वाधिक वर्ष तक शासन किया था? इसका सही जवाब हो जाएगा डी फॉर दिल्ली, खिलजी वंश। यहाँ पे सबसे कम वर्ष पूछा है। आइए समझते हैं क्वेश्चन 73। किस शासक के समय यह नारा दिया गया कि इस्लाम खतरे में है? यह सवाल कभी कभार परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि किस शासक के समय यह नारा दिया गया कि इस्लाम खतरे में है। ऑप्शन ए गियासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी नासिरुद्दीन खुसरो शाह, ऑप्शन डी सिकंदर लोदी। इसका सही जवाब होगा सी फॉर चेन्नई। नासिरुद्दीन खुसरो शाह के समय यह नारा दिया जाने लगा कि इस्लाम खतरे में है। यह पहला भारतीय मुसलमान है, यह पहला भारतीय मुसलमान है, यह पहला भारतीय मुसलमान है। इसका मूल नाम था मुबारक हसन, इसका मूल नाम था मुबारक हसन। इसकी उपाधि थी पैगंबर का सेनापति, पैगंबर का सेनापति इसकी उपाधि थी। कभी कभार नासिरुद्दीन खुसरो शाह की परीक्षा में उपाधि पूछ लिया जाता है कि पैगंबर का सेनापति किसकी उपाधि थी, तो याद रखना है आपको कि नासिरुद्दीन खुसरो शाह की उपाधि थी। और यह पहला भारतीय मुसलमान है जो गद्दी पर बैठा था। इसी के समय यह नारा दिया जाने लगा था कि इस्लाम खतरे में है। तो उस समय गियासुद्दीन तुगलक को समर्थन मिल गया था मुसलमानों का, और यह नासिरुद्दीन खुसरो शाह को हटाकर नए वंश तुगलक वंश की स्थापना कर देता है। गियासुद्दीन तुगलक नए वंश तुगलक वंश की स्थापना कर देता है। आइए समझते हैं क्वेश्चन 74। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी गियासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन डी नासिरुद्दीन महमूद। इसका सही जवाब हो जाएगा सी फॉर चेन्नई, गियासुद्दीन तुगलक तुगलक वंश का संस्थापक था। यह खुसरो शाह को हटाकर दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। खुसरो शाह यह भारतीय मुसलमान था। नासिरुद्दीन महमूद यह तुगलक वंश का अंतिम शासक था। यह तुगलक वंश का अंतिम शासक था नासिरुद्दीन महमूद। और गियासुद्दीन तुगलक गाजी मलिक के नाम से गद्दी पर बैठा था। आइए समझते हैं क्वेश्चन 75। किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक वर्ष तक राज्य किया था? गुलाम वंश, लोदी वंश, सैयद वंश, तुगलक वंश। इसका सही जवाब होगा डी फॉर दिल्ली। तुगलक वंश ने दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक वर्ष तक राज्य किया था। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एजुकेशन विद आकाश चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव देना ना भूलें। धन्यवाद।